नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सपना ने हुसैन उस्तरा से असला चलाना सीखा था। उस्तरा ने पुलिस को मुखबिरियाँ करके दाऊद इब्राहिम के कारोबार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसके मकान के अतराफ में खुफिया कैमरे नस्ब थे। वो समझता था अशरफ उर्फ सपना सनफ़े नाजुक होने के सबब सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और दाऊद इब्राहिम को कत्ल करने का इरादा बदल देगी। नाज़रीन मोहतरम, मुंबई माफिया 2.0 की आज से पहले तक आप 8 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त नंबर 9 मुलाहिजा फरमाएं। मैं हूं जमशेद मुश्ताक और आप देख रहे हैं रैम्बो स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उस्मान की बात सुनकर अशरफ उर्फ सपना कुछ परेशान सी हो गई। इसे तो ये बताया गया था कि पुलिस इंस्पेक्टर एमोलक ने इसे पुलिस मुकाबले में मारा था और अब इसे बताया जा रहा है कि दरअसल ये एक कत्ल था जिसका मंसूबा दुबई में बैठे किसी शख्स ने बनाया था। अशरफ जानती थी कि महमूद दुबई गया था और दुबई में इससे किसी बड़े ही करीबी ताल्लुकात थे। महमूद ने अशरफ को बताया था कि वो इस मरतबा दुबई में बहुत अहम कारोबारी अमूर निपटाने जा रहा है। अशरफ ने पूछा वो कौन शख्स है? उस्मान ने कहा इसका नाम दाऊद है। तुम्हारे शोहर ने दाऊद को कोई काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसने इसे कत्ल कराने का फैसला कर लिया। दाऊद इब्राहिम ने तुम्हारे शोहर को कत्ल करने के लिए पुलिस वालों को पैसे दिए थे। अशरफ को यह सुनकर बहुत हैरत हुई और वो कहने लगी इसने मेरे शोहर को कत्ल क्यों कराया? क्या मसले को हल करने का कोई और तरीका नहीं था? वो बोलती जा रही थी और आंसू टप टप इसके गालों से गिरकर कब्र की नुमा में इजाफा कर रहे थे। उस्मान ने कहा दरअसल दाऊद तुम्हारे शोहर को इबरत की मिसाल बनाना चाहता था। इसने तुम्हारे शोहर को इसलिए कत्ल कराया कि फिर इसके बाद कोई शख्स इनकार की जुर्रत ना कर सके। अब अशरफ को बहुत सी बातें समझ में आने लगीं। गुज़श्ता महीने दुबई जाने से पहले महमूद कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। इसने जाने से पहले अशरफ को बताया था कि वो आखिरी मर्तबा दुबई जा रहा है और इस मर्तबा अपने सारे मामलात हमेशा के लिए निपटा कर ही आएगा। इस तनाजुर में अशरफ को उस्मान की ये तमाम बातें सच मालूम हो रही थीं। फिर उस्मान ने एक ऐसी बात कही जिसने बाद में अशरफ की ज़िंदगी ही बदल डाली। उस्मान ने कहा क्या तुम अपने शोहर का बदला नहीं लोगी? अशरफ ने फ़ौरन ही जवाब दिया क्यों नहीं, वो शख्स तो मौत का मुस्तहिक है। उस्मान ने पूछा तो फिर तुम्हारे ख्याल में इसे सज़ा कैसे मिलेगी? अशरफ ने जवाब दिया मैं पुलिस वालों के पास रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मैंने बताऊंगी कि किस तरह दुबई में बैठे एक शख्स ने चालाकी से पुलिस को भी इस्तेमाल किया है। उस्मान ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा तो तुम्हारा मतलब है कि वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे? बेटी ये पुलिस वाले तो खुद दाऊद से खर्चा लेते हैं, ये मसले का कोई हल नहीं है। इस तरह तो वो लोग तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे जैसे उन्होंने महमूद को कत्ल किया। यह सुनकर इंतहाई मजबूरी के आलम में अशरफ ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? उस्मान ने कहा हुसैन उस्तरा और दाऊद के बारे में बहुत कुछ जानता है और दाऊद का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके सिवा तुम्हें कोई दूसरा शख्स नहीं मिलेगा जो दाऊद के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। इसका अपना गैंग है और वो हथियार चलाना भी जानता है। वो पटौनी के इलाके में रहता है। अशरफ चंद सेकंड के लिए खामोश खड़ी रही और फिर उस्मान का शुक्रिया अदा करके कब्रिस्तान से चली गई। मैं और वो एक शख्स के पीछे पीछे जा रहे थे। पेचो खम खाती गलियों से हमारा लेता हुआ वो एक तंग और गंदी सी गली में दाखिल हुआ। एक इमारत के करीब खड़े होकर इसने हमें ऊपर जाने का इशारा किया। इस इमारत के अंदर इंतहाई अंधेर और घुटन थी। हम जाते जाते ये महसूस कर रहे थे कि खुफिया कैमरे हम पर नज़र रखे हुए हैं। हम दोनों ही कलम से वाबस्ता थे। मैं एक क्राइम रिपोर्टर और करमचंद पहले ही बेस्ट सेलर नावल लिख चुका था। हम ढलती उम्र के डॉन करीम लाला और गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले डॉन अरुण गौली से पहले ही मिल चुके थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों डॉनों से कभी असले का इस्तेमाल नहीं किया था। विक्रम की ख्वाहिश थी कि किसी ऐसे डॉन से मुलाकात करे
जिसने बजाते खुद असले का इस्तेमाल किया हो। बहुत तगो-दो के बाद बिलाखिर एक ख़तरनाक गैंगस्टर और पुलिस के मुखबर हुसैन उस्तरा से मुलाकात के लिए वक्त लेने में कामयाब हो चुका था। जब हम इमारत की इस मंजिल पर पहुंचे जहां वो रहता था, हमने वहां लकड़ी के रंग का दरवाज़ा देखा जो ज़रा सा खुला हुआ था। जो शख्स अब तक गलियों में हमारी रहनुमाई करता आया था, हमारे पीछे खड़ा हमें अंदर दाखिल होने का इशारा कर रहा था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए हमारी नज़र एक कमरे पर पड़ी। जब हमने अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे को धकेला तो पता चला कि वो भारी भरकम लोहे का दरवाज़ा था, ना लकड़ी का। इस कदर सख्त सिक्योरिटी से अंदाज़ा हो रहा था कि उस्तरा की जान को सख्त खतरात लाहक हैं। उस्तरा ने दाऊद इब्राहिम के कारोबारी ठिकानों के बारे में पुलिस को मुखबरियाँ करके इसे काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, इसलिए दाऊद इब्राहिम के कारिंदे इसके पीछे थे। जिस ड्राइंग रूम में हमें बिठाया गया वो इंतहाई सादा था। ड्राइंग रूम में थोड़ा बहुत फर्नीचर रखा हुआ था। पैंट और शर्ट पहने एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था। मैंने अपनी आंख से इशारा करके विक्रम को बताया कि यही हुसैन उस्तरा है। विक्रम ने हाँ में सर हिलाकर मुझे बताया कि वो समझ गया है। उस्तरा के पीछे एक मेज़ रखी हुई थी जिस पर सिक्योरिटी कैमरों से नस्ब स्क्रीन रखी हुई थी। इसी स्क्रीन पर नज़र रखकर उस्तरा ने बाहर आने जाने वाले खुदकार लोगों को हजूम में बिठा रखा था। उस्तरा ने हमसे कहा, सलाम, तशरीफ़ रखिए। माहौल में अब कुछ तनाव बाकी ना रहा था। मैं और विक्रम बड़े आराम के साथ सोफे पर बैठ गए। इस शख्स की फील्ड को देखते हुए इसकी इतनी साफ उर्दू पर हमें काफ़ी हैरत हुई थी। वो मुंबई के दीगर डॉनों और गुंडों से यकसर मुख्तलिफ था। इसने हमारे लिए चाय और बिस्किट मंगवाए। इसके बाद उस्तरा ने मुझसे कहा, हम तो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन ये कौन है? इसका इशारा विक्रम की जानिब था। विक्रम ने अपना तारुफ कराने के बाद अपनी ज़ेर तसनीफ़ किताब के बारे में बताया। इसके बाद उस्तरा ने विक्रम से पूछा, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? विक्रम ने जवाबन कहा, मैं आपकी दुनिया और इसके बासियों से मुतल्लिक हर बात जानना चाहता हूँ। उस्तरा ने हंसते हुए कहा, जैदी आपको हमारे काम में बहुत कुछ बता सकता है, ये क्राइम रिपोर्टर है। इस पर विक्रम ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि सारी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनूं। उस्तरा ने कहा, यकीन जानिए मेरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस हो। जो कुछ है आपके सामने है। मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हूँ। आपका अपना एक काम है और इस तरह मेरा भी एक काम है। बस शुरू में तो हमें कुछ यूँ महसूस हुआ जैसे उस्तरा बात करने के मूड में नहीं, लेकिन फिर बात से बात निकलती गई और सिलसिला चल निकला। इसने हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए और ये भी बताया कि इसका नाम उस्तरा कैसे पड़ा और ये किस तरह वो अपने गैंग का सरगना बना। विक्रम ने इस दौरान कागज़ पर इसकी बातें नोट कर लीं और कभी कोई सवाल पूछना होता तो पूछ लेता। जब उस्तरा ने दाऊद के साथ अपने तनाज़े के बारे में बताना शुरू किया तो कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया, जैसे गले में कुछ अटक सा गया हो। हम दोनों इस इंतज़ार में थे कि वो अपनी बात दोबारा शुरू करे, लेकिन इसने बात बदल दी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के दीगर वाक़यात सुनाने लगा। मैंने इससे पूछा, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई औरत भी आई? उस्तरा मुस्कुराने लगा। बहुत सी औरतें ज़िंदगी में आईं, लेकिन सपना का मुकाबला किसी से ना था। विक्रम ने फ़ौरन ही पूछा, सपना? उस्तरा, हाँ हाँ सपना, बल्कि सपना दीदी। आपने इनके बारे में सुना है? मेरे जहन में ये नाम सुनकर घंटी बजने लगी कि ये नाम कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। इसके बाद उस्तरा ने सपना के बारे में पूरी कहानी सुनाई, जो इसकी ज़बानी कुछ यूँ है। उस्तरा ने बताया कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उस वक़्त मैं अब के मुकाबले में काफ़ी नौजवान था। मेरा ख्याल है 1986 की बात होगी। मैं किसी के आने का मुंतज़िर था। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी। इसने मुझे सलाम किया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने इसे अंदर बिठा दिया। मैंने अपनी दराज से एक पिस्तौल निकाला तो इसने मुझसे पूछा, क्या ये बंदा मार सकती है? मैंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन
इसने लुकमा देते हुए पूछा। कितनी गोलियां आती हैं इसमें से? मैंने कहा 18। लेकिन तुम इस हथियार में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हो? इसके साथ काफ़ी देर बात होती रही। मैं इसे ऐसी वैसी लड़की समझा था, लेकिन वो हर मर्तबा मेरे सवाल के जवाब में वो कुछ ऐसी बात करती कि मेरे अंदाजे गलत होने लगते। बिलाखिर मैंने तंग आकर इससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? इसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने हैरत से कहा, मदद? आखिर तुम्हें कैसी मदद चाहिए? इसी असना इस लड़की की आंखें भर आईं और वो सिसकियां लेकर रोने लगी। मैं कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। वो खुद ही चुप हो गई और इसके बाद इसने मुझे बताया, मुझे उस्मान भाई ने आपके पास भेजा है। जब मैंने उस्मान भाई का नाम सुना तो मैं समझ गया कि ये कोई शरीफ ज़ादी है। उस्मान भाई के बारे में ऐसी वैसी बात सोच भी नहीं सकता था। मैंने चुप कराने की कोशिश की और बावर्ची खाने से एक गिलास पानी लेकर आया। वो पानी पीते पीते भी रो रही थी। इसने मुझे बताया कि मेरा नाम अशरफ है। गुज़श्ता हफ्ते मेरे शोहर को कत्ल कर दिया गया है। उस तरह इंतहाई अफसुर्दगी के साथ। ओह, बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर। अशरफ आंसू पूंछते हुए, अब मैं अपने शोहर के कातलों से बदला लेना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे शोहर को किसने कत्ल किया होगा? दाऊद इब्राहिम। ओह, इसका मतलब है ये तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जी हाँ। और तुम इससे बदला लेना चाहती हो? जी हाँ। मुझे इस मौके पर हंसी आते आते रुक गई। माहौल इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। 6 दिन की इस बेवा को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो क्या कह रही थी। मैंने इससे पूछा, लेकिन आप मेरे पास क्यों आई हैं? अशरफ ने कहा, मैंने सुना है कि आप भी इससे दुश्मनी रखते हैं। मैंने कहा, हाँ, अगर कहीं मिल जाए तो इसे ज़िंदा ना छोड़ो। अशरफ ने फ़ौरन ही कहा, तो फिर आप इसे मारने में मेरी मदद करोगे ना? मैंने इसे पूछा, आप मुझसे कैसी मदद चाहती हो? अशरफ ने कहा, क्या आप मुझे असलहा चलाना सिखा सकते हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन मैं इस लड़की की सादगी पर बहुत हैरान था। क्या वाकतन वो ऐसा समझती थी कि अगर मैं इसे असलहा चलाना सिखा दूं तो वो दाऊद इब्राहिम से अपना बदला ले लेगी? दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि बहुत जल्द ही इसे एहसास हो जाएगा कि वो सनफ़े नाजुक है और ये इसके बस का काम नहीं, और बिलाखिर वो सब्र कर लेगी और अपने इरादे बदल देगी। मैंने इसे कहा, आप कल आ जाना। ये सुनकर वो फ़ौरन उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। मैंने अपनी घड़ी की जानिब देखा तो रात के 10 बज रहे थे और अब मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, जिसके आने के कोई आसार ना थे। जाते वक्त इसने खुदा हाफिज़ का और मुझे बताया कि मैं कल ज़रूर आऊँगी। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुंबई माफिया 2.0 की अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।